that this was bigger, stronger, and more powerful than any of us had ever had a sense of. And none of us moved into that house thinking, ooh, I wonder if it's haunted. क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां पर लाइट्स बंद करने की इजाजत ही ना हो। 1917 में एक फैमिली ने रोड आइलैंड पर एक फार्म हाउस खरीदा। सोचा था नया घर, नई शुरुआत, लेकिन उनको एक सलाह दी गई, रात को लाइट्स बंद मत करना वरना वो जाग जाएगी। इस घर में बादशीबा शर्मन नाम की एक चुड़ैल रहती थी जो अपने बच्चों की बलि दे चुकी थी और अब वो इस घर के हर सदस्य का खात्मा करना चाहती थी, डरा डरा कर। तो आज हम जानने वाले हैं उस सच्ची घटना का हर एक राज जिस पर बनी थी कॉन्जरिंग मूवी। ये कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो इसको रात में और अकेले में बिल्कुल मत देखना। तो जानते हैं कि आखिर उस फार्म हाउस पर रात को लाइट बंद करने के बाद क्या होता था पैरॉन फैमिली के साथ, आज के फाड़ू वीडियो में। दिसंबर 1970 जब पैरन फैमिली ने रोड आइलैंड के पुराने आर्नोल्ड एस्टेट में कदम रखा तो इस एस्टेट के पुराने मालिक ने यह मकान उन्हें बेचते टाइम बस एक ही बात कही थी, फॉर सेक ऑफ योर फैमिली लीव द लाइट्स ऑन एट नाइट। मतलब अगर अपने परिवार से प्यार करते हो तो रात में लाइट बंद मत करना। और ये मैं इसलिए ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, ये बस वीडियो की वाइब्स बनाने के लिए है। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कोई ऐसी बात बोलेगा तो कोई क्यों इस तरीके का मकान खरीदेगा। वेल, इसके पीछे भी एक बहुत सॉलिड लॉजिक है जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन जिस पैरॉन परिवार ने इस मकान को खरीदा था उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा, इवन वो ये भी समझ गए थे कि ये घर हॉन्टेड है, यहाँ पर कोई ना कोई तो है। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों को ज्यादा माइंड ही नहीं किया। मतलब वो ऐसा बिहेव कर रहे थे ऐसा, हाँ ठीक है भूत है तो हम क्या कर सकते हैं, घूमने दो उनको साथ में इसी घर में। क्योंकि उस घर में जो आत्माएं थी ना वो उनके बच्चों से प्यार करती थी। पैरन फैमिली में 5 बेटियां थी, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। और यही पांचों लड़कियां उन आत्माओं के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुकी थी। इस घर में एक आत्मा थी जिसका नाम था मिसेस अर्नोल्ड। मिसेस अर्नोल्ड की मौत भी इसी घर में हुई थी और मिसेस अर्नोल्ड का भूत उन बच्चियों से बड़ा प्यार करता था क्योंकि वो रात में उन्हें कंबल उड़ा देता था। दूसरी आत्मा थी जॉनी अर्नोल्ड की जो इसी फार्म हाउस की एक एटिक पर गले में रस्सी बांधकर ऊपर चला गया था और वो बच्चों के साथ खेलता था, इसलिए बच्चों ने उसे प्यार से नाम दे दिया था मैनी, क्योंकि वो आत्मा बच्चों के खिलौनों को इधर उधर हिलाकर दिखाती थी, अपनी मौजूदगी का एहसास कराती थी। और साथ ही यहाँ पर एक घोस्ट था जिसका नाम था द स्वीपिंग घोस्ट, क्योंकि वो झाड़ू के ही आसपास रहता था और जब लोगों की नजरें उस झाड़ू पर नहीं होती थी तो उससे मिट्टी की या धूल की वो कुछ लाइंस बना देता था, जैसे कि वो कुछ इशारा करना चाहता हो। अब ये जो आत्माएं थी या इनके अलावा और भी जो आत्माएं उस घर में थी वो बच्चों को या फैमिली के किसी भी मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। लेकिन लिटरली ये सारी बातें सुनने के बाद तुम्हें थोड़ा सा अजीब तो लग रहा होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि पैरन फैमिली को एक अवार्ड देना चाहिए ब्रेवरी का या कहें तो बेवकूफी का। लेकिन ये सारी आत्माएं, ये सारे भूत तो चुटर पुटर थे क्योंकि इस फैमिली को अंदाजा भी नहीं था कि उनका आने वाले समय में इस घर में मौजूद सबसे शक्तिशाली आत्मा से सामना होने वाला है। धीरे धीरे इस घर की वाइब बदलने लगी, हर कोना डरावना सा बनने लगा। शायद इस घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी अब अपना असली रंग इनको दिखा रही थी। फैमिली फ्रेंडली घोस्ट वाला ये घर धीरे धीरे उस फैमिली के लिए डरावना बनता जा रहा था। रोज सुबह 5:15 पर पैरन फैमिली के घर में कुछ ऐसा होता जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। लाशों की सड़ी हुई बदबू पूरे घर में फैल जाती थी। रात के वक्त बच्चियों के बाल खींचे जाते थे, उन्हें मारा जाता था, उनके कंबल बिस्तर रजाइयां खींच दी जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उनका शिकार करने की कोशिश कर रही हो। उनके हाथ पर पकड़कर उनको घसीटा जाता था, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, घर में अजीब सी चीखें सुनाई देती थी जैसे कि कोई बहुत
दर्द में हो लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा था ये तो बस एक ट्रेलर था, क्योंकि अब शुरू होने वाला था इस फैमिली के लिए एक डरावना नाइटमेयर। इस कहानी का, इस सच्ची घटना का वो पार्ट जिसने द कंजूरिंग को द कंजूरिंग बनाया। एंड्रिया पैरन, इस घर की सबसे बड़ी बेटी, जो अब और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, आज भी उस एंटिटी के बारे में बात करने से, उसकी डिटेल्स के बारे में बात करने से डरती हैं। उनका कहना था कि उस समय उस घर में एक बहुत बुरी आत्मा थी जिसकी नजर थी 5 मासूम बच्चियों पर। ये वो आत्मा थी जिसका नाम पूरी दुनिया अब जानती है, और उस चुड़ैल का, उस आत्मा का नाम था जो इनका जीना हराम करने वाली थी, बाथशीबा। द कंजूरिंग फिल्म की वो आत्मा बाथशीबा शर्मन कोई काल्पनिक भूत नहीं थी, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी और उसके नाम से आज भी लोग कांपते हैं। बाथशीबा का जन्म हुआ था 1818 में और उसने एक अमीर किसान जडसन शर्मन से शादी की थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था हर्बर्ट। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक दिन पड़ोसी का एक बच्चा गायब हो जाता है। अब चूंकि बाथशीबा जो थी वो बहुत ही अमीर घराने से थी, काम धंधा उसके पास कुछ था नहीं, तो वो अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलती कूदती थी, टाइम पास कर लेती थी। तो पड़ोस का वो जो गायब बच्चा था वो आखिरी बार बाथशीबा के पास ही खेलने गया था, और उसके बाद जब उसकी बॉडी मिली तो वो रहस्यमय तरीके से मारा गया था। उसके सिर में किसी नुकीली बारीक चीज से छेद किया गया था, जैसे कि किसी ने उसकी खोपड़ी में सुई डाल दी हो। अब ये तो बड़ा दर्दनाक तरीका था और बड़ा ही अजीब सा तरीका था, वो भी 1818 में। तब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, मतलब शायद से मेरे पेरेंट्स भी नहीं हुए होंगे। अब पूरे गांव वालों का शक उसी औरत पर था, तो सब मिलकर उसको कोर्ट ले गए, उसके ऊपर केस किया गया। लेकिन उस टाइम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट था नहीं, विज्ञान इतना डेवलप था नहीं, तो बाथशीबा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हो सकता है वो निर्दोष हो, शायद इसलिए कोई सबूत ना मिला हो। लेकिन निर्दोष साबित होने के बावजूद भी पूरे गांव वाले उस औरत से दुश्मनी रखने लगे, क्योंकि सब समझ चुके थे कि ये जो बच्चे के साथ कांड हुआ है ना, ये इसी ने किया है। जब उसका खुद का बेटा पैदा हुआ था हर्बर्ट, तो उनकी फैमिली में बड़ी खुशियां आ गई थी। लेकिन एक दिन उसके पति ने काम से आते टाइम खिड़की में से देखा तो बाथशीबा अपने बच्चे को चूल्हे के सामने रखकर उसकी बलि दे देती है। ये नजारा देख के तो पति की हालत खराब हो जाती है। वो समझ जाता है कि उसकी जो बीवी है ना वो आउट हो चुकी है, या तो वो डीमन के कब्जे में, क्योंकि पुराने जमाने में यही सब बातें सोची जाती थी। उसने अपने बच्चे का उसकी बलि दी और उसको चूल्हे में फेंक दिया। ये सब देखने के बाद उसके पति का हो गया पारा हाई, लेकिन बाथशीबा ने उसे कुछ करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि तुरंत बाथशीबा बाहर आई और उसके घर के बाहर लगे पेड़ के ऊपर चढ़ गई और सबको श्राप दे डाला कि मेरी इस जमीन पर जो भी रहेगा उसे मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। और उसके बाद उसने उस पेड़ में रस्सी डाली एंड बस खत्म कर लिया खुद को। कहते हैं कि उसका ये श्राप आज भी जिंदा है। उस घर में जो भी रहने आता है वो परेशान होने लगता है, क्योंकि उसकी मौत के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई और भयानक कहानी का जन्म हो गया। जब बाथशीबा के ऊपर और ज्यादा रिसर्च की गई तो पता चला कि उसका एक नहीं बल्कि टोटल 3 बच्चे थे, और तीनों बच्चे रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। और बाथशीबा और उसकी फैमिली ने अर्नोल्ड स्टेट नाम की इसी जगह पर अपने आखिरी दिन बिताए थे। यही वो जगह थी और यही वो फार्म हाउस है जहाँ पर बाथशीबा अपनी फैमिली के साथ रहती थी, और यहीं पर एक पेड़ लगा था जिससे लटक कर बाथशीबा ऊपर चली गई थी। लेकिन इस कहानी का ये तो एक बहुत सिंपल पहलू है जो मूवीज में भी दिखाया जाता है और ज्यादातर आर्टिकल्स में यही चीज मेंशन की जाती है, लेकिन इसका एक और पहलू भी हो सकता है। बाथशीबा अपने समय की एक आम महिला थी। वो पड़ोस के बच्चों की देखभाल करती थी, उनके साथ खेलती कूदती थी। लेकिन जब एक दिन एक बच्चा रहस्यमय तरीके से खत्म हो गया तब पूरी शक की सुई उसी की तरफ आ गई। हालांकि कोई सबूत न मिलने पर कोई मुकदमा नहीं चला, लेकिन समाज ने उसको दोषी मान लिया और इल्जाम लगा दिया उस पर एक हत्या का और जादू टोने का। उसे कोर्ट ने तो बरी कर दिया, लेकिन समाज ने उसे चुड़ैल साबित कर दिया। अधिकतर लोग उसके ऊपर बिना सोचे समझे ही इल्जाम लगाने लग गए, क्योंकि एक समय पर वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जवान थी और बहुत ज्यादा पैसे वाली थी। आसपास की उसकी पड़ोस की औरतें उससे जलती थी, मर्द उसे समझ नहीं पाते थे। और जैसे ही एक ट्रेजेडी हुई, उसके ऊपर बिच का ठप्पा लगाने के लिए सबसे पहले यही लोग आगे आए। वो एक प्राइवेट स्टेट में एक रॉयल जिंदगी जी रही थी, लेकिन आम लोगों ने उसे समाज से बाहर करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और शायद इसी बदनाम इतिहास की वजह से, इसी झूठे इल्जाम की वजह से आज भी उसकी आत्मा चैन से नहीं सो पाती, और इसीलिए वो उस स्टेट में आने वाले हर इंसान को
परेशान करती है। लेकिन हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो कि गौरव भाई, इस चुड़ैल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, साल 1812 के बारे में तुम्हें इतना कुछ कैसे पता? तो ये सब कुछ मुझे पता चला एक किताब से जो लिखी थी एंड्रिया पैरोन ने। उन 5 बहनों में सबसे बड़ी बहन जो खुद इस घर में रहकर आई थी, और इस चुड़ैल के साथ जो एनकाउंटर हुआ था, जो एग्जॉर्सिज्म इस घर में हुआ था, वो सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था। एंड्रिया ने अपनी जो किताब लिखी थी ना, उसका ज्यादातर हिस्सा इसी आत्मा को और उसके इतिहास को डेडिकेट किया गया था। इस किताब में एक पॉइंट लिखा था कि बाथशेबा को सबसे ज्यादा दर्द हुआ था उन झूठे इल्जामों से जो उसके ऊपर लगाए गए थे। वो अकेली थी, बदनाम थी और अंदर से टूट चुकी थी। साथ ही एंड्रिया ने एक चीज मेंशन की कि बाथशेबा की जो आत्मा थी वो उसकी मदर कैरोलिन से बहुत नफरत करती थी। बाथशेबा एंड्रिया की माँ को अपना कॉम्पिटिशन मानती थी। वो चाहती थी कि उस फार्म हाउस पर केवल एक ही औरत रहे, और वो थी बाथशेबा। और इसीलिए बाथशेबा कैरोलिन को बहुत ज्यादा परेशान करती थी और उसे रास्ते से हटाना चाहती थी। और जब इस फैमिली के साथ होने वाली पैरानॉर्मल घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ गईं, तब एंट्री होती है उस सदी के सबसे महान पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अभी भी तुम्हारे मन में एक सवाल होगा कि जब मकान बेचते टाइम ये कहा गया था कि इस जगह की लाइट बंद मत करना वरना वो जग जाएगी, तब भी पैरन फैमिली ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्योंकि उनको ये फार्म हाउस मिट्टी के दामों पे मिला था। जहां जिस कीमत पर उनको एक कमरे का मकान तक नहीं मिलता ना, वहां पर उनको पूरा का पूरा एक रियल एस्टेट का एम्पायर ही मिल गया। एक बड़ा सा मकान, एक लॉन, बड़ा सा गार्डन। तो भाई इतनी बढ़िया डील को कौन छोड़ना चाहेगा? और इसी डील का इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। रात के टाइम कैरोलिन को वो आत्मा जलाने की कोशिश करती थी। उसके शरीर पर बर्न्स के निशान मिलते थे सुबह उठकर। रात में वो आत्मा, मतलब बाथशेबा की आत्मा, कैरोलिन को मारती थी ताकि सुबह जब वो उठती थी ना, तो उसके चेहरे पर पिटाई के दाग होते थे, घाव होते थे उसके चेहरे पर। जब एड और लॉरेन वॉरेन ने इस फार्म हाउस में अपना पहला कदम रखा, तो वो इस घर की एनर्जी को देखते ही समझ गए थे कि ये फैमिली किसी मामूली आत्मा से नहीं भिड़ रही। यहां पर तो बहुत सारी डार्क एनर्जी है। उन्होंने इस पूरी जगह के इतिहास को खंगाला, हर चीज के बारे में स्टडी की, और वो समझ गए कि ये कोई जगह नहीं है, ये जगह खुद जिंदा है और इसके अंदर आत्मा है जिसका नाम है बाथशेबा। कुछ दिनों तक तो वो आत्मा केवल इनको डराना चाहती थी, लेकिन एड और लॉरेन वॉरेन की एंट्री के बाद वो आत्मा उन सबको कंट्रोल करना चाहती थी। उसने कैरोलिन को परेशान करना, मारना, घायल करना और ज्यादा बढ़ा दिया। जब वॉरेन्स ने उस घर में क्लींजिंग शुरू की, मतलब होली वाटर छिड़का, प्रेयर्स चालू की, एग्जॉर्सिज्म टाइप की प्रोसेसेस चालू की, तो वो आत्मा बाथशेबा और ज्यादा तिलमिला गई। उस घर के लाइट्स टूटने लगे, फर्नीचर हवा में अपने आप उड़ने लगा, कैरोलिन पूरी तरीके से पजेस्ड हो गई। इन सब चीजों से निपटने के लिए, उस फैमिली को फ्री कराने के लिए वॉरेन्स ने फैसला किया कि वो एक इमरजेंसी एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म करेंगे उसी घर के तहखाने में। लॉरेन ने जैसे ही ये करने के लिए कैरोलिन के सामने बाइबल खोला, कैरोलिन की आंखें पलट गईं, उसकी आवाज बदल गई और वो चीख कर बोली कि ये मेरा घर है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कैरोलिन के गले से बाथशेबा की आवाज निकल रही हो। ये एग्जॉर्सिज्म कई घंटों तक चला। कैरोलिन शांत हो गई, ऐसा लगा कि बाथशेबा ने उसका शरीर छोड़ दिया है। लेकिन एंड्रिया ने अपनी बुक में बताया कि बाथशेबा ने ना उस घर को छोड़ा था, ना उसकी माँ को छोड़ा था। बस वो कुछ देर के लिए शांत हो गई थी, और शायद ये बात एड और लॉरेन वॉरेन को भी पता थी, क्योंकि इस पूरी घटना का, इस पूरे केस का उन्होंने बहुत खास तरह से अपनी बुक में जिक्र किया है। उनकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की फाइल का ये सबसे अनोखा केस था। हालांकि इस कहानी का आगे एक और पहलू सामने आता है। इस फैमिली ने जब इस घर को छोड़ दिया था, तो उसके बाद इस घर को खरीदा था नॉर्मा सटक्लिफ ने, और उन्होंने जब इस चीज के बारे में पढ़ा, इस पूरे एग्जॉर्सिज्म की प्रोसेस के बारे में उनको पता चला, उन्होंने इसकी हॉन्टेड हिस्ट्री के बारे में स्टडी की, तो फिर उन्होंने इस घर के इतिहास को और खंगाला, और उन्होंने एक चीज पाई कि इस घर के इतिहास से रिलेटेड सारी चीजों को मिसलीड किया गया है। बहुत सारी मौतें जो शहर के किसी और कोने में हुई थी, उन्हें इसी घर से जोड़ दिया गया, और करीब 2 से 3 साल इस घर में अकेले रहने के बावजूद भी उन्होंने इस बात का दावा किया कि उन्हें एक भी आत्मा ने परेशान नहीं किया। क्या वो सारी आत्माएं एग्जॉर्सिज्म की वजह से, एड और लॉरेन के द्वारा की गई क्लींजिंग प्रोसेस की वजह से उस घर को छोड़ गई थी? या जो पैरोन फैमिली के साथ घटनाएं हुई थी, उसमें इस घर का नहीं
बल्कि उस फैमिली का ही हाथ था। एनीवे, जब ये फिल्म रिलीज हुई तब जाकर लोगों को इस घर के बारे में और इस घर में हुई घटनाओं के बारे में पता चला। और आखिर में असली सच क्या है, इस बात की सच्चाई तो कोई नहीं जानता। लोग जो फिल्मों में दिखाया जाता है उसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन एड और लॉरेंस ने जो अपनी फाइल्स में इन सारी घटनाओं का जिक्र किया था, पैरन फैमिली के साथ हुए पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को उन्होंने बताया था, वो भी झूठ नहीं था, क्योंकि उनके पास उनकी इन्वेस्टिगेशन की एक एक स्टेप का सबूत था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि नॉर्मा को उस घर में कोई भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस फील ही नहीं हुआ? और आपको क्या लगता है, बाथशेबा सच में एक बुरी औरत थी या फिर इस समाज के लोगों ने मिलकर उसे एक गलत इल्जाम में फंसाया था? एनीवे, इन सभी सवालों के जवाब आपको मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन एक चीज आपको जरूर मालूम चल गई होगी कि जब भी आप किसी पुराने मकान में जाएं और दरवाजा अपने आप खुल जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है। आपको भाग जाना है वहां से, लेकिन तुमको नहीं भागना है यहां से बिना वीडियो को लाइक किए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।